नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्प्रिंग अप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम कर रहे थे हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, जो क्लास 9 से 12 तक चलती है आरबीएसई बोर्ड में। तो अगर इसकी प्रीवियस वीडियो हमने बना दी है अध्याय फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नाम से, प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध नाम से स्प्रिंग अप यूट्यूब चैनल में आप जाकर इसी प्लेलिस्ट सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको तीनों ही वीडियो मिल जाएंगे। वहाँ से आप ये तीनों ही वीडियो देख सकते हैं। जो भी आपके जिस भी एग्ज़ाम की हिंदी ग्रामर आता है आपके, उसमें से जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो आप देख सकते हैं। और हम ये जो हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध नाम से बुक चलती है राजस्थान बोर्ड में, उसका पूरी बुक्स का वीडियो अपलोड करेंगे। तो जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में आता है वो आप देख सकते हैं। और हमारा यही उद्देश्य रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और बहुत ही ईजी वे में आप समझाने का प्रयास करते हैं। जो भी हमारे से बनता है वो हम अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे शब्द विचार। अध्याय चौथा है और शब्द विचार नाम से है, वो है, देखिए इसमें शब्द विचार होता क्या है। तो इसमें देखिए, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित होता है तथा इस संबंध की अभिव्यक्ति के लिए शब्द कई स्वरूपों में प्रकट होता है। प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों के दो भेद किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं शब्दों के दो भेद मूलतः किए जाते हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो वो विकारी और अविकारी। तो यहाँ पर आपको एग्जामिनर कैसे पूछेगा? तो बोल देगा इनमें से विकारी शब्द कौन सा नहीं है या अविकारी कौन सा है। तो उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शन दे देगा और बताइएगा इसमें से विकारी कौन सा नहीं है। तो ये कि इसमें से ऑप्शन डाल देगा, ये क्रिया विशेषण डाल देगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। और देखते हैं। तो विकारी शब्द के अंतर्गत आपका जो ये आते हैं, संज्ञा आती है, सर्वनाम आता है, विशेषण आता है और क्रिया आता है, इसमें विकारी शब्द के अंतर्गत। बात करते हैं अविकारी। तो अविकारी में आपका क्रिया विशेषण हो गया, समुच्चय बोधक हो गया और संबंध बोधक हो गया और विस्मयादि बोधक, ये आपके अविकारी के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। तो ये इस बात को ध्यान रखना होगा। और बात करते हैं सबसे पहले विकारी शब्द की। तो विकारी शब्द में लेते हैं सबसे पहले संज्ञा। संज्ञा, यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है और आगरा स्थान का नाम है, ताजमहल वस्तु का नाम है, सुंदरता गुण का नाम है। इस प्रकार ये चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम है, अतः ये चारों ही संज्ञा हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और इसकी जो परिभाषा मूलतः क्या बनेगी? किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव के नाम का बोध कराने वाला शब्द संज्ञा कहलाते हैं। यानी देखिए, आप इस वाक्य में हमने ये पाया था कि इसमें सब के सब, ये देखिए, राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। इसमें हमें किसी प्राणी का नाम हो गया, राम हो गया, और स्थान का नाम हमने इसमें आगरा हो गया, और वस्तु का नाम इसमें ताजमहल हो गया। इस प्रकार जो भी इसके नाम से भावबोध किया जाते हैं तो वो संज्ञा के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। इस प्रकार संज्ञा की परिभाषा होगी। तो संज्ञा के भेद की बात करते हैं तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब देखते हैं कि ये तीनों ही संज्ञा किस किस इसकी परिभाषा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, तो इसको भी देखेंगे। और व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो जिस संख्या सबसे एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराता है और सामान्य का नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और जातिवाचक संज्ञा, यहाँ पर एग्जामिनर आपको कैसे पूछेगा कि इसमें से बताइए जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं या व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है। तो इसे आपको ध्यान रखना होगा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत देखिए, जिस संज्ञा से सबसे किसी जाति, संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, आदमी, पुस्तक आदि, नदी सब अपनी पूरी जाति का बोध कराता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो गई। यानी कि गाय अपनी पूरी जाति का बोध कराएगी
और आदमी है तो अपने पूरा जो आदमी जाति है उसका पूरा बोध करेगा। पुस्तक है अपनी पूरी पुस्तक सीरीज का जो भी जाति है उसका बोध कराता है। इस प्रकार ये जातिवाद संज्ञा हो गई। प्राय जातिवाद संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधित व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवादी शब्दों के नाम आते हैं। और भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, देखिए, जिस संज्ञा से सबसे प्राणियों वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्राय, गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त, अभाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना के 5 प्रकार के शब्दों में होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, जातिवाचक सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। ये ध्यान रखना होगा। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्यतः 5 प्रकार के शब्दों से होती है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं इसमें जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इस इनको कवर कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनता है, तो ये इसको ध्यान रखना होगा आपको। देखिए, शिशु से अपने जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो शैशव और शिशुता, और विद्वान से अपना बनेगा विद्वता, और मित्र से बनेगा मित्रता, और पशु से पशुता, पशु से पुरुष से पुरुषत्व, सती से सतीत्व, लड़का से लड़कपन, गुरु से गौरव, बच्चा से बचपन, सज्जन से सज्जनता, आदमी से आदमियत, इंसान से इंसानियत, और दानव से दानवता, बूढ़ा से बुढ़ापा। बंधु से बंधुत्व, और व्यक्ति से व्यक्तित्व, और ईश्वर से ऐश्वर्य। चोर से चोरी, ठग से ठगी। और सर्वनाम से किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनती है, देखिए, मम से ममता या ममत्व, स्व से स्वत्व, आप से आपा, सर्व से सर्वस्व, निज से निजत्व, अपना से अपनापन या अपनत्व। और विशेषण से किस प्रकार बनती है, देखिए, तो कठोर से कठोरता, विधवा से वैधव्य, चालाक से चालाकी, शिष्ट से शिष्टता, और ऊंचा से ऊंचाई, नम्र से नम्रता, बुरा से बुराई, मोटा से मोटापा, और स्वस्थ से स्वास्थ्य, मीठा से मिठास, सरल से सरलता, सूर से सूरता या शौर्य, चतुर से चतुराई। सहायक से सहायता, आलसी से आलस्य, गर्म से गर्मी, निपुण से निपुणता, बहु से बहुतायत, मूर्ख से मूर्खता, वीर से वीरता, और न्यून से न्यूनता। इस प्रकार की भाववाचक संज्ञा बनती हैं। आवश्यक से आवश्यकता, हरा से हरियाली, पपी से पतन, पति से पतन, छोटा से छुटपन, दुष्ट से दुष्टता, काला से कालीमा या कालापन, और निर्बल से निर्बलता। क्रिया से किस प्रकार की भाववाचक संज्ञा बनती है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और सुनना से सुनवाई, ये इस प्रकार की भाववाचक क्रिया से बनती है। तो गिरना से गिरावट, चलना से चाल, कमाना से कमाई, बैठना से बैठक, पहचानना से पहचान, खेलना से खेल, जीना से जीवन, चमकना से चमक, सजाना से सजावट, लिखना से लिखावट, पढ़ना से पढ़ाई, जमाना से जमाओ, पूजना से पूजा, और हंसना से हंसी, गूंजना से गूंज, जलना से जलन, बोलना से बोल, गाना से गान। उड़ना से उड़ान, हारना से हार, थकना से थकावट, पीना से पान, बिकना से बिक्री।
अव्यय से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है देखिए, तो यहाँ पर ये अव्यय है इस साइड में, और इससे जो भी भाववाचक संज्ञा बनेगी यहाँ पर ये दे रखा है। तो बात करते हैं दूर, तो दूरी, दूरी बनेगा ऊपर से ऊपरी, दिक से धिक्कार, शीघ्र से शीघ्रता, मना से मनाही, निकट से निकटता, और नीचे से नीचाई, और समीप से सामीप्य। अब सर्वनाम क्या होते हैं यहाँ पर परिभाषा दी गई है, सर्वनाम के बारे में बात करेंगे। भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है कि शब्द का नाम, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इससे वाक्य सहज एवं सरल हो जाता है। जैसे सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। इसके स्थान पर यदि यह कहा जाए कि सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, तो सर्वनाम के प्रयोग से यह वाक्य अधिक सरल या सुंदर बन जाएगा। किस प्रकार, जैसे कि यहाँ पर 2 बार सीता ना काउंट करके वहाँ पर उसका सर्वनाम यूज कर दिया है। परिभाषा किस प्रकार है, तो देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सब सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप और उसका। यहाँ पर ये मतलब आपको ऐसे पूछ सकता है, यहाँ पर इन शब्दों को देकर पूछ सकता है और एक दूसरा कोई डाल देगा, तो वहाँ पर पूछेगा कौन सा इसमें से सर्वनाम नहीं है, तो आपको वो डिफरेंस आपको चूज करना पड़ेगा। और सर्वनाम के भेद किस प्रकार है, तो 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। कौन कौन से हैं 6 भेद? पहला है आपका पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा हो गया अनिश्चयवाचक, और जो आपको चौथा है वो है गोया संबंधवाचक, और पांचवा हो गया आपकी प्रश्नवाचक, और छठा हो गया निजवाचक। और पुरुष यहाँ पर दे रखे हैं, देखिए आपको पुरुष को अगर हम 3 भागों में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और उत्तम पुरुष में आपका होता है मैं और हम आते हैं, और मध्यम पुरुष में तुम और आप, और अन्य पुरुष में वह और वे। जो सो उनका कौन किससे स्वयं स्वतः, इस प्रकार के यहाँ पर पुरुषवाचक के अंतर्गत रखा गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या उसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, उत्तम पुरुष, बोलने वाला लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुष कहलाता है। मैं, हम सब, हम लोग। यानी कि जो उत्तम, अपना ऐसे याद रख सकते कि अपने आप को व्यक्ति उत्तम ही कहेगा। तो ये बोलने वाले लिखने वाले अपने लिए जिन सर्वनामों का उपयोग करता है तो वो आपके ये रहेंगे उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष की अगर बात करते हैं तो क्या होता है मध्यम पुरुष? देखिए, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिसके बारे में बात की जाए या उसके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे कि तुम, आप, तुम, आप लोग और आप सब। यानी कि आपसे रिलेटेड जो भी आते हैं तो वो आपका मध्यम पुरुष अंतर्गत रखा गया है। और अन्य पुरुष के अंतर्गत आप देख सकते हैं वही इंग्लिश में होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वहाँ इसी प्रकार का यहाँ पर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के बारे में बताया गया है। तो देखिए, जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए या जिनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम या अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि वे लोग, ये, यह, आप। इस प्रकार जिसके बारे में बात की जाए या कुछ जिनके बारे में भी बोला जाए या उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले जो सर्वनाम होते हैं उनको अन्य पुरुष के अंतर्गत रखा जाता है। और बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकटस्थ तथा दूरस्थ व्यक्ति पदार्थ की और निश्चित करके संकेत करते हैं उन निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके 2 प्रकार होते हैं, वो है निकट की वस्तु के लिए यह, ये, और दूर की वस्तु के लिए वह, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिनके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती है उन्हें अनिश्चय सर्वनाम कहते हैं। कुछ, कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। जैसे
कोई उसे बुला रहा है। कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है, जैसे कि पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला है। इस प्रकार के जो अनिश्चयवाचक होता है, यानी कुछ यहाँ पर मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती आपको, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि पानी में कुछ या घी में कुछ मिला है, तो इसमें कुछ का यहाँ पर कोई स्पष्ट निश्चित सूचना नहीं मिलती। कुछ का मतलब कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत इसको काउंट करेंगे। बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक वाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि जो, जिसे, जिसका, जिसको, ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गई। यानी कि दो उपवाक्यों के बीच में जो प्रयुक्त होकर उपवाक्य संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे वाक्य से उपवाक्य दर्शाने वाला जो भी कैरेक्टर होता है उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सोएगा, सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये देखो संबंधवाचक हो गया ना। देखिए जो, सो, और जिसकी और उसकी, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है। इस प्रकार ये संबंधवाचक हो गए। और प्रश्नवाचक सर्वनाम कैसे, देखिए क्या होता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या, किससे और कौन, वहाँ दरवाज़ा पर कौन खड़ा है, कल तुम किससे बात कर रहे थे और आज तुम्हें क्या चाहिए। ये इस प्रकार जो भी क्वेश्चन फॉर्म है जिसमें भी सर्वनाम में प्रश्न पूछ जाते हैं तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। और निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक के अपने लिए निजवाचक कहलाते हैं, यानी कि अपने लिए, स्वयं के लिए करते हैं, वो निजवाचक। यानी कि आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। जैसे कि मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आप अपने घर कब जा रहे हैं। इन वाक्यों को अपनी तथा अपने शब्द निजवाचक सर्वनाम है। यानी कि स्वयं के लिए कोई भी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वो अपने के लिए दो, यानी कि स्वयं के लिए आप, अपना, स्वयं, खुद इत्यादि के जो निजवाचक सर्वनाम हो गए। अब देखते हैं, बात करते हैं क्रिया। क्रिया क्या होती है वो तो देखिए आप। क्रिया का अर्थ है करना। क्रिया के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। किसी का वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से ही होती है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है तथा संस्कृत क्रिया रूप धातु कहते हैं। और धातु हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही धातु है। धातु में ना जुड़ने से हिंदी में क्रियापद बनते हैं। यानी कि पढ़ संस्कृत का धातु रूप हो गया और ना जुड़ने से हिंदी का ये पढ़ना क्रिया बन गई है। इस प्रकार उठ ना, उठना, इस प्रकार ना जुड़ने से ये क्रिया बन गई है। परिभाषा देख सकते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया के भेद कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर और काल के आधार पर। बात करते हैं सबसे पहले कर्म के आधार पर। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। फिर अकर्मक क्रिया भी एक कर्मक और द्विकर्मक इस प्रकार डिवाइड किया गया है। और बात करते हैं संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर जो क्रिया है आपकी संयुक्त क्रिया, यहाँ देखिए संरचना के आधार पर संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। इस प्रकार आपकी संरचना के आधार पर ये बांटा गया है। बात करते हैं इसका नेक्स्ट है वर्तमान कालिक क्रिया। और उसके बाद में है आपकी जो काल के आधार पर बात करते हैं, और ये आपकी संरचना के आधार पर हो गई। और नेक्स्ट आपके काल के आधार पर है, तो काल के आधार पर आपकी भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। इस प्रकार आपके काल के अंतर्गत क्रिया का भेद हो गया। बात करेंगे अब कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर आपकी क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, वह किसे प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर किया जाने वाला भेद कर्म के आधार पर क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। इस आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, वो सकर्मक और अकर्मक। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे सकर्मक क्रिया क्या होती है। स अर्थात सहित, अतः सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। परिभाषा कैसे, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर अन्य कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है।
यानी कि जो उसका क्रिया का फल है वह कर्ता को छोड़े, यानी कर्ता के अलावा कर्म पर पड़े तो आपको सकर्मक क्रिया कही जाएगी। यहाँ पर देखिए, बच्चा चित्र बना रहा है या गीता सितार बजा रही है, यानी यहाँ पर देखिए बजा रही है, तो यहाँ पर ये बजा रही है क्रिया है, तो बजा रही है क्रिया है, तो इसका देखिए अगर बात करते हैं तो फल कर्ता कर्ता पर नहीं पड़ रहा है, जबकि सितार पर पड़ रहा है। यहाँ पर बना रहा है, तो बना रहा क्या बना रहा है कि चित्र बना रहा है, तो इसका जो फल है वो आपके इसके ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, यानी कर्म पर पड़ रहा है, तो वो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखा गया है। इसका जो भी है कर्ता यहाँ पर गीता है और यहाँ पर बच्चा, तो इन पर इन क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो इस प्रकार यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया हो गई। ये अब यदि प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या बना रहा है, तो उत्तर होगा कि चित्र कर्म है, तथा गीता क्या बजा रही है, तो उत्तर होगा सितार, तो सितार कर्म हो गया। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं आपके। एक कर्मक, जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त होता है वो कर्म का एक कर्मक क्रिया कहता है। जिसकी माँ पढ़ रही है, यहाँ माँ के द्वारा एक ही कर्म पढ़ना हो रहा है। द्विकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, तो यहाँ पर कंप्यूटर किसे सिखा रहे हैं, तो छात्रों को, तो इस प्रकार के दो कर्म एक साथ घटित हो रहा है, तो द्विकर्मक क्रिया होगी। यानी कि जो यहाँ पर अध्यापक तो ये सब्जेक्ट होगा, यानी कि आपका कर्ता होगा, इससे कोई आपका इसमें नहीं है, तो छात्रों को और कंप्यूटर यहाँ पर आपके दो के हो गए ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्म हो गए। तो जिस वाक्य में क्रिया एक साथ दो कर्म पर प्रयुक्त होती है, यानी कि यहाँ आपके दो हो गए, यानी कि छात्रों और कंप्यूटर, ये दो हो गए आपके ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इनके जो क्रियाएं सिखाना, इन दोनों पर इनका प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहा है, यानी कि छात्रों और कंप्यूटर दोनों को ये सिखा रहे हैं, तो अध्यापक हैं छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे, तो ये दो ऑब्जेक्ट हो गए, तो यानी कि दो कर्म हो गए, तो इसमें द्विकर्मक क्रिया इसको कहा जाएगा। कंप्यूटर किसे सिखा रहे हैं, यानी कि छात्रों को छात्र सीख रहे हैं, इस प्रकार दो कर्म एक साथ घटित हो रहे हैं। अकर्मक क्रिया क्या होती है, देखिए, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है, कर्म की वहाँ संभावना ही नहीं रहती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, अकर्मक क्रिया में क्या होता है, क्रिया का प्रभाव फल केवल कर्ता पर ही पड़ेगा और वहाँ कर्म की संभावना ही नहीं होती है, और इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। आशा सोती है, तो इसमें देखिए डायरेक्ट आशा यहाँ पर आपकी कर्ता हो गई और सोती है क्रिया हो गई, तो ये कौन सी क्रिया हुई, अकर्मक, यानी कि कौन सी होती है, तो आशा सोती है। डायरेक्टली यहाँ पर कर्म का कोई भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, ओनली आपको सब्जेक्ट आशा पर ही जो सोना क्रिया है वो डायरेक्ट आशा पर घटित हो रही है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो गई है। बात करते हैं संरचना के आधार पर, तो वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, के आधार पर किए जाने वाले भेद संरचना के आधार पर कहलाते हैं। इसके 5 प्रकार हैं संरचना के आधार पर, देख सकते हैं इसके 5 किस प्रकार हैं। संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी कि अतिथि आने का स्वागत करो, तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया हो गई। अतिथि आने पर स्वागत करो, यानी कि आने और स्वागत करना, दो यहाँ पर संयुक्त क्रिया हो गई, यानी कि आने मुख्य क्रिया है और स्वागत का सहायक क्रिया है। इस प्रकार मुख्य व सहायक क्रिया दोनों का संयोग हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी कि दो क्रिया एक साथ संयोग घटित होता है तो वहाँ पर उसको संयुक्त क्रिया कहा जाता है। यानी कि अतिथि यहाँ पर मेन उद्देश्य मतलब ये है अतिथि आई, तो आना तो मेन क्रिया होगी और स्वागत करना उसके साथ, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हो गई, यानी कि सहायक क्रिया आपके यहाँ पर घटित हो गई है। और मुख्य क्रिया का सहायक क्रिया एक से अधिक भी हो सकती है, जैसे कि अतिथि आए
उनका स्वागत किया, उनको खाना खिलाया। इस प्रकार जो भी उसकी मेन क्रिया तो एक ही रहेगी, उसके बाद में सहायक क्रिया अधिक भी हो सकती हैं, यही यहाँ मेंशन किया गया है। नाम धातु क्रिया ये क्या होती है, देखिए संख्या, सर्वनाम, विशेषण, शब्द जब क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। और इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है तो तब वे शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। कैसे देख सकते हैं आप, ये हाथ यहाँ पर संज्ञा है और हत्या नाम धातु है और हत्याना क्रिया है। इस प्रकार जब क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होती है, यहाँ पर ये शब्द होते हैं वो नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। यानी कि ये शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जब शब्द क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होने लग जाए तो वह नाम धातु क्रिया उसको कहा जाएगा। एग्जाम्पल आपको ऐसे एग्जाम्पल दे देगा और दूसरा सकर्मा कर्म क्रिया का उदाहरण डाल देगा, तो आप उसमें नाम धातु क्रिया को छांटने के लिए कहेगा तो आपको ये ध्यान रखना होगा, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द क्रिया जब धातु की तरह प्रयोग होने लग जाए तो नाम धातु होता है। जैसे कि हाथ संज्ञा है और हत्या इसका जो संज्ञा है उसका नाम धातु ही बन गया और हत्याना क्रिया बन गई। कैसे, और नाम धातु क्रिया तो हो गई और उनके बाद नाम धातु में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है, यानी कि जो नाम धातु क्रिया है इसके बाद में आपके बाद में जो प्रत्यय लगा दिया जाता है, यानी कि शब्द के अंत में जब कि किसी शब्द को जोड़ दिया जाता है और वो उसको धातु उसका एक रूप बनाया जाता है तो वो आपकी प्रत्यय प्रत्यय होता है और तब वे शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे कि नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया, यहाँ पर जो हथियाना है वो नाम धातु क्रिया आपके हो गई। अपना सर्वनाम, अपना नाम धातु और अपनाना ये नाम धातु आपकी क्रिया हो गई, अपनाना। विनीत सुनीता के विवाह की जिम्मेदारी को अपना चुका है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, देखिए जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न करे, किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, उसमें सरपंच ने स्वयं का कार्य नहीं किया बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित किया तो उसे तालाब का निर्माण करवा दिया तथा ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गई है। यानी कर्ता स्वयं को कार्य संपादित न करके दूसरों से कार्य करवाने के लिए उसने प्रेरित करता है, उन्हें मोटिवेट करता है तो प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाएगा। और पूर्वकालिक क्रिया किस प्रकार होती है, देखिए जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो, उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। कैसे, इन क्रियाओं को लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये अव्यय तथा क्रिया के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती हैं। जैसे कि मूल धातु में कर लगा देने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है। यहाँ पर देखिए मूल धातु है खेलना, अगर उसमें कर लगा देना है तो सामान्य क्रिया थी और पूर्वकालिक क्रिया यहाँ पर बन गई। तो देखिए बलवीर खेल कर पढ़ने बैठेगा, वह पढ़ कर सोएगा, यहाँ पर जो पढ़ कर और खेल कर है वो इस प्रकार आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। और पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता था कि इन वाक्यों को जैसे खेल कर, खेल मूल धातु और कर, पढ़ मूल धातु और कर लगा देने से पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। और पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप तात्कालिक क्रिया भी है, इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी तत्काल दूसरी क्रिया घटित होती है। लेकिन धातु से ते से इस क्रिया का पद का निर्माण होता है। जैसे कि पुलिस के आते ही चोर भाग गया, इसमें आते ही तात्कालिक क्रिया है, यानी तत्काल प्रभाव से जो क्रिया घटित होती है उसके तात्कालिक क्रिया कहा जाएगा। और कृदंत क्रिया क्या होती है, यहाँ पर क्रिया में जुटने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं तथा कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। यानी कि क्रिया और कृदंत क्रिया देखिए
क्रिया है चल, तो कृदंत क्रिया हो गई चलना, चलता, चलकर। और लिख से लिखना, लिखता, लिखकर। यानी कि कृदंत क्रिया आपके क्रिया के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया के साथ जो भी जुड़ते हैं वो आपको कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत और कृत प्रत्यय के योग से जो बनते हैं वो आपके कृदंत कहलाते हैं। आपको एग्जाम में ऐसे पूछेगा जो क्रिया के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, तो आप कृदंत पर जो कृदंत कहलाते हैं। और ऐसे क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया भी कहलाती है। यानी कि चल, चल में जो भी प्रत्यय लगा दिया तो चलना, चलता, चलकर। इस प्रकार लिख से क्रिया है तो लिखना, लिखता, लिखकर। ये कृदंत क्रिया आपके बन गई है। और काल के आधार पर कैसे हैं देखिए, जिस काल में क्रिया संपन्न होती हैं उसके अनुसार ही क्रिया के 3 भेद हैं, भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक। तो बात करते हैं सबसे पहले भूतकालिक की। तो भूतकालिक में क्या होता है देखिए, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, भूतकालिक क्रिया कहलाती है। यानी कि आपका वह विदेश चला गया, उसने बहुत मधुर गीत गाया, यानी कि जो पास्ट में आपका यानी घटित हो गया, तो भूतकालिक क्रिया के अंतर्गत काउंट होगा। तो और वर्तमान कालिक क्रिया क्या होती है देखिए, क्रिया का वह रूप जिसे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, तो वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। गीता होगी खेल रही है, हिम्मत पुस्तक पढ़ रहा है, आप वीडियो देख रहे हैं। इस प्रकार के जो भी सेंटेंस बनते हैं, यानी कि आप हाथों हाथ जो भी जो प्रेजेंट टाइम में जो भी घटित होगा तो वो आपको वर्तमान कालिक क्रिया के अंतर्गत रखा जाएगा। भविष्यकालिक क्रिया, क्रिया का वो रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, तो भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। यानी कि गार की छुट्टी में कश्मीर जाएगी, और इन फ्यूचर जो सेंस होता है, यानी कि आने वाले समय का क्रिया को घटित होगी, तो वहाँ पर भविष्यकालिक क्रिया होती है। जिस दिन इस निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा, ये आपका भविष्यकालिक क्रिया के अंतर्गत परिगणित होगा। और विशेषण क्या होता है देखिए, विशेषण यहाँ पर हम बात करेंगे विशेषण की। तो विशेषण में संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के प्रयोग से व्यक्ति, वस्तु एवं यथार्थ का स्वरूप तो प्रकट होता है, साथ ही भाषा की प्रभावशाली भी बढ़ जाती है। परिभाषा क्या है विशेषण की, तो देखिए, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाते हैं वो स्वयं विशेष्य कहलाते हैं। जैसे नीला आकाश, यहाँ छोटी पुस्तकें भला व्यक्ति में नीला छोटी एवं भला शब्द विशेषण है, और आकाश पुस्तक एवं व्यक्ति विशेष्य है। इस प्रकार आपको ये मतलब विशेषण और विशेष्य क्या होता है, यानी कि विशेषण जिसकी विशेष्य की विशेषता बताते हैं वो विशेषण है। विशेषण जिस शब्द में विशेषता बतलाता है वो आपका विशेष्य कहलाता है, वह शब्द विशेषता। यानी कि जिससे नीला आकाश, ये नीला क्या है, विशेषण नीला, और आकाश विशेष्य है। और इस प्रकार है, ये आपका विशेषण है, और ये आपका आकाश है जो विशेष्य है। और विशेषण के प्रकार किस प्रकार के, विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। ये मैंने आपसे एक से दे देगा विशेषण कितने प्रकार होते हैं, ऑप्शन डाल देगा 3, 4, 5, 6, तो आपको ये ध्यान रखना 5 प्रकार के विशेषण होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, ऐसे भी आपको एग्जाम में पूछ लेगा। इसमें से गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक विशेषण, इस प्रकार की आपको टोटल 5 विशेषण होते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने गुणवाचक विशेषण की। जो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा के बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी पुराना कमीज, काला कुत्ता, मीठा आम, इस प्रकार जिनका ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष, रूप, रंग, आकार, स्वरूप अर्थात दशा का बोध कराते हैं आपको। इन जो भी शब्द यानी कि इन आधार पर जो भी आपका बोध कराएगा, इन दशा का बोध करवाएगा, तो वो आपका गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। यानी कि कैसे देखिए, पुराना कमीज, किस प्रकार कमीज तो बताएंगे, पुराना कमीज, तो पुराना यहाँ पर गुणवाचक हो गया। और काला कुत्ता, किस प्रकार कुत्ता, तो काला, ये अभी गुण हो गया, यानी गुण यहाँ पर ये तो रंग है काला, यहाँ पर ये रंग हो गया। और मीठा आम, यहाँ पर आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं, उसमें इस प्रकार गुणवाचक कहा जाएगा। और संख्यावाचक विशेषण कैसे होते हैं देखिए, तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम
कि निश्चित या अनिश्चित संज्ञा कर्म या घटना का बोध कराते हैं वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जिसके निश्चित संख्यावाचक जैसे कि एक, दूसरा, तीसरा, चौगुना आदि, और अनिश्चयवाचक संख्या मतलब संख्यावाचक जैसे कहीं, कुछ, बहुत, सब आदि। इस प्रकार अनिश्चयवाचक संख्यावाचक है। और परिमाणवाचक कैसे होते हैं, देखिए ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल, माप का बोध कराते हैं वो परिमाण विशेषण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। और निश्चित परिमाणवाचक जैसे कि 1, 2 लीटर, 5 किलो, 3 मीटर, इसका निश्चित परिमाण। अनिश्चित परिमाणवाचक कैसे होते हैं, देखिए थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा इत्यादि, यानी कि थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिए, थोड़ा सा या बहुत बहुत सारा इसमें पानी डाल दिए, कम या इसमें चीनी कम डाल दी है, ज़्यादा स्पष्ट निश्चित रूप से क्वांटिटी यहाँ पर मेंशन नहीं होती, वो अनिश्चितवाचक। और जो निश्चित परिमाण यानी कि निश्चित पैमाना होता है तो वो 2 लीटर, 5 किलो और 3 मीटर इस प्रकार का, यानी कि मात्रा, तोल या माप के आधार पर निश्चित होता है। तो और निश्चित होता है वो निश्चितवाचक, अनिश्चित होता है वो अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक कहलाएगा। बात करते हैं संकेतवाचक। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये सब सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संख्या की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, तो संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। चूंकि मूल रूप में ये सर्वनाम है इसलिए विशेषण सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, कोई सज्जन आए। इन वाक्यों में उस, कोई सब सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है। और व्यक्तिवाचक विशेषण किस प्रकार है, देखिए ऐसे शब्द जो मूल रूप में व्यक्तिवाचक संज्ञा है किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। यद्यपि वे स्वयं संज्ञा शब्द हैं किंतु वाक्य में अन्य संख्या शब्द की विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेव, बीकानेरी भुजिया आदि। बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी ये व्यक्ति विशेषण है, व्यक्तिवाचक विशेषण है, जैसे कि यहाँ विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं इसलिए। और प्रतिविशेषण क्या होता है, देखिए ऐसे शब्द विशेषण की विशेषता बतलाते हैं प्रतिविशेषण कहलाते हैं। वह बहुत परिश्रमी है, शीला अति विनम्र लड़की है। इन दोनों वाक्यों में परिश्रम में विनम्र विशेषण है तथा बहुत वह अति प्रविशेषण है। और विशेषण की रचना किस प्रकार हो गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ शब्द मूल रूप में विशेषण ही होते हैं किंतु कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे कि संख्या से विशेषण यानी संख्या और प्रत्यय विशेषण बनते हैं, वो आपके संख्या से विशेषण हो गए। देखिए एग्जाम्पल है, ये रंगीन, ये रंगीन बन गया। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, और स्वर्णिम, स्वर्णिम, और बनारसी, बनारसी, और जयपुर या जयपुरिया। और सर्वनाम से विशेषण किस प्रकार बनते हैं यहाँ पर देखिए। और मैं, एरा, मेरा, तुम, हारा, तुम्हारा। और क्रिया से विशेषण किस प्रकार बनते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप। वंदनीय, वंदनीय, और लुटेरा, लुटेरा, और झगड़ालू, झगड़ालू। और अव्यय से विशेषण किस प्रकार बनते हैं वो आप देख सकते हैं। बाहरी, बाहरी, और पीछे, यहाँ पर पीछे अव्यय है और ला लगने से पिछला बन गया। इस प्रकार अव्यय से विशेषण इस प्रकार बन गया है। और बात करते हैं नेक्स्ट आपके अविकारी शब्द। इससे पहले हमने क्या था विकारी शब्दों को, तो अब बात करें अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार उनकी परिभाषा क्या है। तो बात करते हैं अविकारी शब्दों को लेकर, तो कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार होते हैं, उसको इस वीडियो में देखेंगे। तो देख लेते हैं इसके। ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल, पुरुष एवं कारक आदि के प्रभाव में कोई विकार नहीं होता है, तो कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी को ही अव्यय भी कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है नहीं और वे खर्च या परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात किसी भी परिस्थितियों में जिन शब्दों विकार नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता, अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो अव्यय शब्द जैसे कैसे, तो यहाँ पर यहाँ, वहाँ, धीरे, तेज, कब, और ये प्रकार ये शब्द हैं वो आपके अव्यय शब्द हैं। अव्यय के भेद हैं तो ये आपको ध्यान रखना। अव्यय के भेद किस प्रकार होते हैं, तो ये देखिए
और क्रिया विशेषण पर समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषमादि बोधक, इस प्रकार के अव्यय के भेद हुए। और बात करते हैं क्रिया विशेषण को लेकर, तो क्रिया विशेषण के भी आपके भाग किए गए, तो कालवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक और परिमाणवाचक। और बात करते हैं समुच्चय बोधक, तो समुच्चय बोधक पे भी आपके डिवाइडेशन कर रखा, तो वहाँ भी समानाधिकरण और व्यधिकरण, इस प्रकार अव्यय समुच्चय बोधक का डिवाइडेशन किया गया है। तो बात करते हैं इसके नेक्स्ट जो हैं वो आपके क्रिया विशेषण। तो ऐसे शब्द, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया के विशेषता बतलाते हैं क्रिया विशेषण कहते हैं, जिसकी भेद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ वहाँ, जल्दी, बहुत आदि। और क्रिया विशेषण जो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण, कौन कौन से होते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। क्रिया विशेषण ये 4 प्रकार के क्रिया विशेषण है, तो कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। तो ऐसे अव्यय जो क्रिया की, और सबसे पहले बात करते हैं कालवाचक। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया विशेषण होने का समय व्यक्त करते हैं उन्हें कालवाचक विशेषण कहते हैं। आज मेरी परीक्षा है, तुम दिल्ली कब जाओगे। इन वाक्यों में आज, कब, कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं, तथा अन्य उदाहरण कल, जब, प्रतिदिन, प्राय, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में, तुरंत, प्रातः, इस प्रकार के कालवाचक आपके हो गए। स्थानवाचक में अंतर्गत अगर बात करते तो ऐसे अव्यय जिनसे क्रिया के घटित होने का स्थान या ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और यहाँ, वहाँ, वहीं, कहीं, ऊपर, नीचे, बाएं, पास, दूर, अंदर, बाहर, सामने, निकट आदि। उदाहरण का खेल का मैदान के पास स्थित है। यहाँ पर देखिए खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित, तो यहाँ रमेश यहाँ रहता है, इस पर स्थानवाचक हो गया। तो बात करते हैं रीतिवाचक की, तो रीतिवाचक के अंतर्गत देख सकते हैं ऐसे अभी जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त की जाएगी रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनसे क्रिया के निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, कारण, निषेध आदि का अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे कि तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, जरा तेज चलाओ, झटपट पहुंचना, इससे धीरे धीरे, झटपट, तेज, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इस प्रकार के ये रीतिवाचक आपके क्रिया विशेषण हो गए। तो बात करते हैं तो परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि का बोध कराते हैं उन्हें परिमाण क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि थोड़ा थोड़ा, जितना, उतना, अधिक, कम, कुछ, वह उतना ही भार उठा पाएगा जितना चाहो ले लो, नदी में पानी अधिक बह रहा है। इन वाक्य में उतना, जितना, अधिक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट बात करते हैं तो वो है समुच्चय बोधक। तो ऐसे अव्यय शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक विशेषण कहते हैं। समुच्चय बोधक विशेषण दो वाक्यों में जोड़ने का कार्य तो करते ही हैं, साथ ही विकल्प बताने, परिणाम, अर्थ या कारण बताने तथा विभेद बताने का कार्य भी करते हैं। और समुच्चय बोधक के भी आपके दो भेद हैं, कौन कौन से। समानाधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं, यानी कि संयोजक अव्यय और तथा, एवं आदि। विभाजक अव्यय या अथवा, कोई एक, की, चाहे, नहीं तो ना इत्यादि जो विभाजक अव्यय हो गए। और बात करते हैं विरोध प्रदर्शन वाले, तो पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, वरन। और नेक्स्ट बात करते हैं परिणाम दर्शक की, तो अतः, अतएव, सो, फलतः, इस प्रकार समानाधिकरण समुच्चय बोधक परिणाम दर्शक, इस प्रकार बात हमने की। और नेक्स्ट बात करते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक की। तो ऐसे अव्यय जो एक मुख्य वाक्य में एक या अधिक से आश्रित वाक्य से जुड़ते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कि कारणवाचक, क्योंकि, इसलिए, के कारण, चूंकि इत्यादि। उद्देश्यवाचक जो ताकि, इसलिए, ताकि आदि। इस प्रकार व्यधिकरण समुच्चय बोधक के बारे में हमने बात की। और संकेतवाचक में हम बात करते हैं यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब, तब। और स्वरूपवाचक के अंतर्गत की, जो, अर्थात, मानो आदि। नेक्स्ट है आपका संबंध बोधक। ऐसे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य का दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं संबंधबोधक विशेषण कहलाते हैं। यानी कैसे, ऐसे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद में प्रयुक्त होकर वाक्य का दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं संबंधबोधक विशेषण कहलाते हैं।
यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि सीता की बहन गीता है, इसमें की संबंध सूचक अव्यय हैं, और इसमें परसर के शब्द भी कहते हैं। वो इस प्रकार भेद इस प्रकार है, देख सकते हैं आप इसके संबंध बोधक के। कालवाचक यानी कालवाचक में आगे पीछे पूर्व पश्चात और उपरांत, और स्थानवाचक में पास पीछे ऊपर आगे बाहर भीतर एवं समीप। और तीसरा वाचक में बात करते हैं तो आपकी तरफ और पार आसपास। और स्थानवाचक में आप द्वारा जरिए मार्फत हाथ जबानी। और निमित्त वाचक में हेतु हित वास्ते खातिर फलस्वरूप और बदौलत। और विरोधवाचक में उल्टी विपरीत खिलाफ विरुद्ध। और सादृश्यवाचक में समान तुल्य समभांति जैसा तरह इस प्रकार। और तुलनात्मक में आप अपेक्षा सामने बल्कि। और विनिमय आपका वाचक बदले सिवा अलावा अतिरिक्त। और संग्रह के अंतर्गत आपका बात करते हैं तो संग्रहवाचक में तक मात्र पर्यंत और भर। और हेतुवाचक में अगर बात करते हैं तो सिवा लिए कारण और वास्ते। और विस्मयादिबोधक अव्यय के बारे में बात करते हैं तो वो देख लीजिए क्या होते हैं। तो विस्मयादिबोधक ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मनोभाव की अभिव्यक्ति होती है, मनोभाव की अभिव्यक्ति विस्मयादि। और मनोभाव के परिणाम स्वरूप इनका उच्चारण एक विशेष ध्वनि से होता है। अतः हर्ष शोक आश्चर्य तिरस्कार के भाव सूचित करने वाले अव्यय कोई विस्मयादिबोधक कहते हैं। जैसे कैसे, तो हाय, अच्छा, जी, वह आदि विस्मयादिबोधक अव्यय हैं। और हर्ष सूचक में आहा, वाह, शाबाश, बहुत खूब। और शोक सूचक में आहा, हाय, ओह, उफ, राम राम। और भय सूचक में अरे अरे रे बाप रे। और आश्चर्य सूचक में अगर बात करते हैं तो क्या, हे आदि। और तिरस्कार सूचक में ची, हट, दिख आदि। और अभिवादन सूचक में नमस्ते, प्रणाम, सलाम, बधाई। और चेतावनी सूचक में होशियार, खबरदार, सावधान। और कृतज्ञता का सूचक में धन्यवाद, शुक्रिया, जिंदाबाद। इस प्रकार के विस्मयादिबोधक अव्यय के बारे में हमने बात की। और नेक्स्ट बात करते हैं जो सकारात्मक या नकारात्मक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ नहीं, जी नहीं, ने इत्यादि प्रकार न इस प्रकार के जो भी सकारात्मक या नकारात्मक होते हैं। और देख सकते हैं इस प्रकार हमने इसमें अविकारी और अविकारी शब्दों को लेकर हमने बात की। और रिव्यू वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ। तो इसका नेक्स्ट चैप्टर है, इसका नेक्स्ट हम अपलोड करेंगे। और जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी अपन टॉपिक वाइज इसमें जो हमने ये बुक हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध नाम से है, उसका जो भी सारे के सारे चैप्टर हम कवर करवाएंगे। जो भी आपको सिलेबस में पढ़ता है उसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और जो आपको एग्ज़ाम के ओरिएंटेड से हिसाब से जो टॉपिक आता है उसको आप आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट इसका सारी वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट। जो भी आपका जो सिलेबस में आता है वहाँ पर आप देखिए और उसको नोट डाउन कीजिए और अपने एग्ज़ाम को बूस्टअप कीजिए। नेक्स्ट करेंगे अध्याय 5 को, वो आपका होगा पद परिचय। यानी कि अध्याय 4 तक आपने अगर वीडियो इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक भी डाल देंगे। टेलीग्राम का चैनल लिंक अगर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, अगर ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी छोटी मोटी न्यूज़ होती है जरूरत का संबंधित तो वहाँ पर हम अपलोड करते रहते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध आपकी हिंदी जो जिस भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आती हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी बेनिफिशियल रहेगा और एग्ज़ाम में आप गुड परफॉर्म करेंगे। हिंदी स्पेशल रीड का एग्ज़ाम होगा, राजस्थान पुलिस सबका सब इंस्पेक्टर हो गए, एसएससी इत्यादि, सी टेट और एमपी टेट, कोई भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो गया उसको आपको काफ़ी सारा बेनिफिट रहने वाला है। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।